नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सपा के गढ़ इटावा पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदेश में योगी सरकार की ओर से फिल्म इंडस्ट्री बनाने की मुहिम के लिए सपा पर तंज कसते हुए कहा कि एक समय था जब फिल्मी जगत के लोग सैफई से मोटा पैसा लेकर वापस चले जाया करते थे, लेकिन अब फिल्मी जगत के लोग यहां आएंगे, कारोबार करेंगे, जिससे राजस्व की प्राप्ति होगी और ये सब पीएम मोदी के मार्गदर्शन में ही पॉसिबल हो पाया है। मैनपुरी से डिंपल यादव की जीत पर जयवीर सिंह ने कहा कि लोग बार बार श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करेंगे। आज शायद आपने पढ़ा भी होगा, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो टीम गई थी और प्रदेश सरकार की ओर से स्पष्टीकरण भी आया है कि पिछले जो निवेश के एमओयू हुए थे उसमें 4 लाख से अधिक धनराशि के एमओयू की धरातल पर उतरे हैं, उस पर काम हुआ है। आज आया है, सरकार की ओर से ही आया है, अधिकृत बयान है। तो हवा में झूठ कहने से वो सच नहीं हो जाएगा। धरातल पर जो चीजें उतर आएंगी या उतर रही हैं या उतरी हैं उन पर दिखाई पड़ेगा और आगे भी मैं समझता हूँ जो एमओयू होंगे और जब धरातल पर उनका काम शुरू होगा तो दिखाई पड़ेगा। रामपुर के भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी को जान से मारने की धमकी मिली। घनश्याम सिंह लोधी के व्हाट्सएप नंबर पर जान से मारने की धमकी भरी मैसेज भेजे गए, जिसमें मैसेज भेजने वाले ने अपना नाम संदीप सिंह खालिस्तानी बताया है, जो खुद को लश्कर-ए खालसा संगठन का बता रहा है। इस मैसेज में सांसद घनश्याम सिंह लोधी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए भाजपा के शीर्ष नेताओं और आरएसएस के नेताओं को भी निशाने पर लेने की बात कही गई है। इस संबंध में घनश्याम सिंह लोधी ने एसपी अशोक कुमार शुक्ला से शिकायत की है और जांच करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। एक व्हाट्सएप मैसेज है जो कई जगह वही मैसेज घूम रहा है, तो वो हमारे सांसद जी को मिला था। सांसद जी आज मेरी मीटिंग भी थी, जनप्रतिनिधियों से थी, तो वो ऑलरेडी शेड्यूल थी मीटिंग, उसमें वो भी आए थे। ये बात भी हमने उनका मुकदमा भी लिखा है, हमने एक डेडिकेटेड टीम लगाई है उसके लिए, सीओसीटी की, एसओजी की। हम उसमें आगे बढ़ भी रहे हैं, पता लगा रहे हैं उसका और उसमें मजबूत कार्रवाई करेंगे। देखिए, कल से व्हाट्सएप पे 3-4 कॉलें आई मेरे पास और मैंने जब व्हाट्सएप खोला तो कोई लश्कर-ए खालसा नाम से कोई संगठन है ना, और कोई संदीप खालिस्तानी कोई है, तो उन्होंने ये धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को हम बम से उड़ा देंगे और जो भाजपा के नेता हैं है ना, और उन्हें और आरएसएस के नेताओं को बम से उड़ा देंगे और या तो भाजपा छोड़ दीजिए आप। तो वहीं दूसरी तरफ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बस्ती पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी पार्टी के 3 साल की सदस्यता के बदले सुरक्षा वाले बयान पर कहा कि लोग बाल की खाल निकाल रहे हैं। हमारी पार्टी का सदस्यता शुल्क 10 रुपए है, हम 10 रुपए में सदस्य बनाते हैं तो 3 साल की गारंटी लेते हैं। 3 साल के अंदर कोई भी दुख होगा सुख होगा, हमारा नेता आपके यहाँ जाएगा। हम इसलिए लोगों को समझाते हैं, हम जातिगत जनगणना चाहते हैं, हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। नहीं, देखिए, बाल का खाल निकाला जाता है। हमारी पार्टी का सदस्यता शुल्क 10 रुपया है। हम 10 रुपया सदस्य बनाते हैं तो 3 साल की गारंटी लेते हैं। उस 10 रुपए में 3 साल में आपके कोई भी दुख होगा सुख होगा, हमारा नेता आपके दरवाजे जाएगा और आएगा। इस नाते उनको समझाते हैं कि हमारी ये लड़ाई है, हम जातिवार जनगणना कराने के लिए आपका सहयोग चाहते हैं, हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए आपका सहयोग चाहते हैं, हम गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए आपका सहयोग चाहते हैं, हम प्रदेश में शराबबंदी के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग में अपने ही मंत्री के आदेशों की अवहेलना हो रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने तकरीबन 5 महीने पहले एक फर्म की जांच के लिए पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि उस फर्म के लोग अधिकारियों के साथ साठ-गांठ करके अपने हिसाब से टेंडर में शर्तें डलवाते हैं। उसकी जांच के लिए पत्र लिखने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है।
तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोडवेज के चारों बस अड्डों का नाम बदलने की तैयारी है। प्रदेश सरकार महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर बस अड्डों का नाम बदलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जिलाधिकारी अपने अपने जिलों के बस अड्डों के नाम बदलने का प्रस्ताव बना रहे हैं। वो प्रस्तावित नामों की सूची रोडवेज के एमडी को भेजेंगे। सबसे पहले लखनऊ के डीएम ने पहल करते हुए चारों बस अड्डों के नए नामों का प्रस्ताव भेज दिया। इसके बाद प्रदेश के कई अन्य बस अड्डों का नाम भी बदला जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि कुछ महीनों बाद कई अन्य बस अड्डों के नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों के नाम पर हमें सुनने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश प्रशासन लखनऊ सहित प्रदेश के प्रमुख बस अड्डों के नाम बदलने की तैयारी कर रहा है, जिसमें लखनऊ के डीएम ने चारबाग बस अड्डे का नाम राम प्रसाद बिस्मिल बस स्टेशन, आलमबाग बस टर्मिनल का नाम वीरांगना उदा देवी बस स्टेशन, कैसरबाग बस स्टेशन का नाम बेगम हजरत महल बस स्टेशन और कमता के अवध बस स्टेशन का नाम ठाकुर रोशन सिंह बस स्टेशन करने का प्रस्ताव भेज दिया है। अब ये शासन तय करेगा कि कहाँ कौन से बस अड्डे का नाम कब तक लागू होगा। इसके साथ ही प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और विशिष्ट हस्तियों के लिए नाम पर बस अड्डों की संस्तुति की जा रही है और ये सारे प्रस्ताव शासन को भेजे जाएंगे। परिवहन निगम के मंत्री संजय कुमार ने भी डीएम लखनऊ के प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया है और उम्मीद की जा रही है कि अगले वित्तीय वर्ष में इन बस अड्डों का नाम बदल जाएगा और लोग अब नए बस अड्डों के नाम से आवागमन टिकटों पर नए बस अड्डे होंगे और उनके बोर्ड भी बदल जाएंगे। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को लेटर जारी करते हुए कहा कि मदरसों में गैर मुस्लिम छात्रों को चिन्हित किया जाए और आरटीआई एक्ट के तहत उन छात्रों को दाखिल भी कराया जाए। 8 दिसंबर को राष्ट्रीय बाल आयोग के चेयरमैन ने पत्र जारी किया था। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंस रही है। घरों पर पड़ने वाली दरारें लोगों की धड़कनें बढ़ा रही हैं। पवित्र बद्रीनाथ धाम से महज 45 किलोमीटर दूर जोशीमठ में हैरान करने वाला मंजर है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड और दरकती दीवारों की वजह से लोग दहशत में जीने को मजबूर। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने और प्रभावित परिवारों से मिलने जोशीमठ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जोशीमठ का हवाई सर्वेक्षण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौरा करने के बाद कहा कि जोशीमठ हमारे लिए एक महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक स्थान है। हमारा मुख्य मकसद सभी को बचाना है। देखिए, अभी चूंकि यहाँ पर जो पानी का अंदर रिसाव हुआ है उसके कारण से दरारें आई हैं और काफ़ी सारे घर उसकी जद में आए हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतज़ाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है, उस काम को कर रहे हैं। बाकी चूँकि भू वैज्ञानिक भी इसमें काम कर रहे हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट है हमारा, IIT रुड़की है, इसरो से भी बात हो रही है। सभी लोग इसमें ये पता लगा रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से ये हो रहा है। लेकिन अभी ये दीर्घकालिक चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पलायन करना है, यहाँ से पुनर्वास करना है, तो उनके लिए कहाँ पर व्यवस्था होगी वो भी हम जगह खोज रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में काफ़ी ठंड भी इस क्षेत्र में पड़ती है। ये शहर हमारा बहुत पौराणिक भी है, पहला मठ भी यहीं स्थापित हुआ है और देश की सीमांत क्षेत्र का भी प्रमुख केंद्र ये है। इसलिए अभी जो तात्कालिक चीज़ें हैं उनको ठीक दिशा में जाएं, लोगों को बचाव हो, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिलें। उसके बाद ये शहर पूरी तरह से संरक्षित रहे, पूरी तरह से बचा रहे। उसके लिए भी जैसे यहाँ का ड्रेनेज है, यहाँ की सीवर लाइन है, यहाँ की अन्य व्यवस्थाएं हैं, रोपवे का काम भी चूँकि यहाँ पर चलता है होली के लिए, वह भी ठीक प्रकार से चले और मानसून से पहले सारी जो हमारे काम हैं वो पूरे हो जाएं। उस पर पूरी तरह से हमारा फोकस यही है।
उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव विकराल रूप लेता जा रहा है। घरों और सड़कों में पड़ रही बड़ी बड़ी दरारें लोगों को डरा रही हैं, जिसके बाद से लोगों की चिंताएं बढ़ गई। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह भी आज जोशीमठ के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पहुंचकर जोशीमठ में हो रहे भू धसाव क्षेत्रों का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी प्रीतम सिंह करने वाले हैं। उत्तराखंड में वैसे तो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैदान से लेकर पहाड़ तक तापमान गिरने से लोगों को जबरदस्त ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी और ज्यादा बढ़ सकती है। मैदान से लेकर पहाड़ तक रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी दून में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में सीएम धामी ने क्लब के अध्यक्ष अजय राणा, महामंत्री विकास और नए पत्रकारों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विकल्प रहित संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है और पत्रकार साथियों से राज्य के विकास में सहयोग देने की अपील करती है। आज उत्तरांचल प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण हुआ है। मैं पूरी कार्यकारिणी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और जो हमारा संकल्प है विकल्प रहित संकल्प, वो विकल्प रहित संकल्प उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने सारे अपने पत्रकार मित्रों से, पत्रकार बंधुओं से सबसे मैंने अधिकारपूर्वक कहा है कि जब राज्य की स्थापना दिवस का 25वां वर्ष मनाया जा रहा होगा, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, तब हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। उसमें सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है हर दृष्टि से। हरिद्वार में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने धर्म सेंसर बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज के समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री से बनने वाली फिल्मों में सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण हाल फिलहाल में आई पठान फिल्म है। धर्म सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों पर रोक लगाने का काम करेगा, जिसको लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिल्में आपके यहाँ पहले बनना शुरू हुई और सेंसर बोर्ड आपका नहीं था। बाद में फिर ऐसा लगा सरकारों को कि कोई सेंसरशिप की जरूरत है, जो भी मन में आए निर्माता के वो बना करके समाज में पहुंचा दे, ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने सेंसर बोर्ड की स्थापना की। सेंसर बोर्ड से हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि वो इस बारे में भी ध्यान देगा कि अश्लीलता, नैतिकता समाज में न माने सुरक्षित रहे, अश्लीलता न बढ़े, नैतिकता बनी रहे और धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे दृश्य बार बार समाज में आते हुए दिखाई दिए, जिनमें धर्म को, जिनमें संस्कृति को, जिनमें इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया और जिससे गलत प्रभाव समाज में गया। तो स्वाभाविक था कि इस तरह की मांग समाज में बढ़ी। हमको भी लोग कहने लगे कि आप लोग धर्माचार्य हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो हमको भी खड़ा होना पड़ा। अब हमने धर्म सेंसर बोर्ड की घोषणा की है और जल्दी ही इस बारे में एक स्वरूप लेकर के हम आ रहे हैं। देखिए, हमने एक 11 सदस्यीय बैठक बोर्ड की घोषणा कर दी है, जिनमें इतिहासविद हैं, जिनमें संस्कृतिविद हैं, जिनमें धर्म के शास्त्री हैं, जिनमें सेंसर बोर्ड के लोग हैं, जिनमें फिल्म निर्माता और अभिनेता हैं। ये सब मिल करके एक बोर्ड हमने बना दिया है और वो जल्दी ही कार्य करता हुआ आपको दिखाई देगा। हल्द्वानी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जोशीमठ भू धसाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बेहद अकल्पनीय है। जिस तरह उत्तराखंड में आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन जोशीमठ जो कि ऐतिहासिक शहर है, वहां घरों में दरारें आना, जमीन धंस जाना बेहद अकल्पनीय है। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आज जोशीमठ के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, बहुत ही अकाल्पनिक चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वैसे तो उत्तराखंड के अंदर हर जगह आपदा समय समय आती रहती हैं, लेकिन जोशीमठ एक पौराणिक नगर है और वहाँ पर ज़मीन धंस रही है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेषज्ञ की टीम भेजी हुई है, पूरा उसका सर्वे हो रहा है। सर्वे की रिपोर्ट मंगा दी गई है।
आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं घटनास्थल पर गए हुए हैं। प्रभावित परिवारों को उचित राहत मिले इसके लिए पूरा प्रशासन वहाँ हमने एक ADM वहाँ नियुक्त किया है। इसके साथ साथ सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है आपदा से जुड़े हुए अपना जितने भी सुरक्षा की दृष्टि से हो या उनके घरों की रक्षा की दृष्टि से हो, हर प्रकार की सहूलियत वहाँ के आम नागरिक को मिले। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से करीबन 4000 परिवारों को हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर अभी रोक लगा रखी है। साथ ही उत्तराखंड सरकार से कहा कि उनका पुनर्वास जरूरी है, मगर अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाली साध्वी प्राची ने कहा उत्तराखंड देवभूमि है, यहां पर रोहिंग्या मुसलमान नहीं रह सकते। सरकार को इस पर बड़ा कदम और कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब लव जिहाद के साथ ही लैंड जिहाद भी हो रही है। देखिए, उत्तराखंड सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन रोहिंग्याओं पर करना चाहिए। 5000 रोहिंग्या हल्द्वानी के अंदर, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड में हो रही है। उत्तराखंड जैसी देवभूमि में इनका प्रवेश जल्दी से जल्दी निषेध होना चाहिए। ये सरकार को गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। ये देवभूमि है, ये संतों की भूमि है, ये देवताओं की भूमि में, और देवताओं की भूमि में रोहिंग्या क्यों? और ये लैंड जिहाद पूरे देश के अंदर चला रहे हैं, जो जिहाद के नाम पर पहले लव जिहाद सुनते थे ना, अब लैंड जिहाद जबरदस्त तरीके से इनका चल रहा है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उत्तराखंड सरकार को करनी चाहिए। बागेश्वर में बहने वाली सरयू नदी में लंबे समय से खनन कारोबारी जीवन सिंह खेतवाल के अवैध खनन पर जिला प्रशासन अचानक नींद से जाग गया है। एसडीएम हरगिरी के नेतृत्व में राजस्व विभाग और खनन विभाग ने संयुक्त छापेमार कार्रवाई करते हुए खनन कारोबारी जीवन सिंह खेतवाल पर 6,50,000 की चालान की कार्रवाई अमल में लाई है। एसडीएम बागेश्वर हरगिरी का कहना है कि प्रशासन की स्वीकृति के बिना अवैध रूप से रेता बजरी का उठान हो रहा था और सभी नियमों को तार तार किया गया है। कि एक आदमी के द्वारा जिसका यहाँ पर एक स्टॉक था, पहले उसका लॉट था, लेकिन उसने एक रास्ता बना करके प्रयास किया है कि नदी में ट्रक ले जाने के लिए, जबकि अभी उसका जो पट्टा आज की डेट में है भी नहीं उसके पास। तो मौके पर आकर के देखा तो लगा कि मंशा ठीक नहीं थी और कुछ स्टॉक भी किया हुआ है और एक गलत बिना एनओसी के, बिना परमिशन के नदी में रास्ता बना रखा, जो हर तरीके से गलत है। और इसका संज्ञान लेते हुए उसका इंस्पेक्शन किया है और उस खुदाई में कल जेसीबी इन्वॉल्व लगी है। हालांकि मौके पे जेसीबी नहीं मिली, लेकिन जो खुदाई जिस तरीके से की उसमें जेसीबी इन्वॉल्व होती है। तो जो खुदा हुआ मटेरियल है, जो स्टॉक से अधिक है और जो जेसीबी इन्वॉल्व है, उसका हमने चालान किया है। वो चालान रिपोर्ट हमने जिलाधिकारी महोदय को भेज दी है और वो करीब जेसीबी और जो मटेरियल सबका चालान करीब 6-6.5 लाख के करीब है। और साथ में जो रास्ता है, रास्ते को हम डिमोलिश कर रहे हैं ताकि इसमें आवाजाही किसी तरीके से नहीं होने पाए। रुद्रप्रयाग जनपद के मुख्य संरक्षक शंकर भट्ट ने 8 जनवरी के सीएम आवास कूच को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में कर्मियों को शामिल होने की अपील की है और पेंशन बहाली मुहिम को मजबूत करने की अपील की है। जिला अध्यक्ष रौथाण जी ने कहा है कि बुढ़ापा बिना पेंशन जीतना कष्टकारी होगा, उतना हमारे लिए सैकड़ों किलोमीटर चलना भी कष्टकारी नहीं होगा। रायबरेली के डी थाना क्षेत्र के दोहरी गांव में दलित युवक की पिटाई के मामले में सपा का 7 सदस्यीय डेलीगेशन पीड़ितों का हाल जानने पहुंचा। इस दौरान पीड़ितों ने गांव के प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक पर दलित छात्र से थूककर चटवाने का गंभीर आरोप लगाया है और जिला पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने पीड़ित पक्ष को फर्जी मामले में जेल भेजने का काम किया। सपा डेलीगेशन ने इस पूरी घटना की तुलना अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों से की है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।